स्वागत है एक नई वीडियो में। विषय लेकर आया हूं हरिशंकर परसई की निबंध कला या सदाचार का ताबीज की निबंध कला। आइए इस विषय पर बात करते हैं इस व्याख्यान में। हरिशंकर परसई हिंदी साहित्य के व्यंग्यात्मक निबंधकार हैं और व्यंग्य को इन्होंने एक अलग पहचान दिलाई है और हिंदी साहित्य में व्यंग्य की जो प्रतिष्ठा है, जो अहमियत है, उसका सारा श्रेय हरिशंकर परसई को जाता है। सदाचार का ताबीज एक व्यंग्यात्मक निबंध है और सदाचार का ताबीज की निबंध कला या हरिशंकर परसई की निबंध कला निम्न उपविषयों से हम समझ सकते हैं या निम्न पॉइंटों से हम इसको समझ सकते हैं। आइए बात करते हैं एक एक पर। सबसे पहले है विषयों की विविधता। हरिशंकर परसई विभिन्न विषयों के मर्मज्ञ साहित्यकार हैं और बहुत ही सदे हुए साहित्यकार हैं और इन्होंने जो व्यंग किया है, व्यक्ति व समाज दोनों को केंद्र बिंदु रखा है, यानी कि व्यक्ति का लाभ हो और समाज का लाभ हो। इसलिए सामाजिक विसंगतियों पर, धार्मिक जो पाखंड हैं उनके ऊपर और विभिन्न जो कुरीतियां हैं उनके ऊपर व्यंग किया है। राजनीति पर व्यंग किया है और राजनीति में जो भ्रष्टाचार है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उन सब के ऊपर जो है व्यंग इन्होंने किया है। परिवेश पर और परिस्थितियों पर भी बहुत जगह इन्होंने व्यंग किया अपने निबंधों में। इसलिए व्यंग्यात्मकता को लेकर ये चले और विषयों की विविधता इनके व्यंग में दिखाई पड़ती है। समाज, व्यक्ति, सामाजिक विसंगतियां, सामाजिक कुरीतियां या जितने भी गलत जो प्रथाएं हैं, विसंगत जो प्रथाएं हैं, उन सब के ऊपर व्यंग करते हुए ये दिखाई पड़ते हैं और विभिन्न विषयों को छूते हुए इनके निबंधों में ये दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद आती है व्यंग्य की प्रधानता। ऊपर जैसे हमने बात की कि व्यंग्यात्मक निबंधकार है, हिंदी साहित्य में व्यंग्य को पहचान इन्होंने दिलवाई है। प्रस्तुत जो निबंध है इनका सदाचार का ताबीज, इस निबंध में भी इन्होंने भ्रष्टाचार पर, राजनीति में जो भ्रष्टाचार है या सत्ताधारी दल जो भ्रष्टाचार करते हैं उनके ऊपर व्यंग किया है और वो व्यंग भी जो है इस तरीके से किया है कि काल्पनिक राज्य की कल्पना करके उस पूरे जो शासन व्यवस्था और उसके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो कैसे वो चाटुकारिता करते हैं अपने राजा की, या सत्ता पे आसीन जो लोग हैं उनकी चाटुकारिता करते हैं और किस प्रकार जो है लोगों को बेवकूफ बनाकर भ्रष्टाचार को यूं ही बनाए रखते हैं, रिश्वतखोरी को यूं ही बनाए रखते हैं। तो व्यंग्य की प्रधानता इन्होंने अपने निबंधों में रखी है और जितने भी इनके निबंध हैं व्यंग्यात्मकता इनकी जो है सर्वप्रिय प्राथमिकता रही है। इसलिए इनको व्यंग्यात्मक निबंधकार और व्यंग्य को पहचान दिलाने वाले निबंधकार के रूप में हिंदी साहित्य में इनको जाना जाता है। उसके बाद है संक्षिप्तता। निबंध में विषय का विस्तार या विषय को लंबा खींचकर या बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना सारगर्भित नहीं लगता, क्योंकि वो पाठक के लिए रुचिकर नहीं होता। इसलिए हर निबंधकार ये ध्यान रखता है कि उसकी निबंध के साथ, उसके निबंध की विषय वस्तु के साथ, उसके विचारों के साथ एक पाठक वर्ग जुड़कर रहे और पाठक वर्ग उनके विचारों को पढ़े और समझे। ये हर निबंधकार का उद्देश्य रहता है। ऐसे में हरिशंकर परसई ने भी जो है इस बात पर ध्यान दिया है और उनके निबंध जो है ज्यादा विस्तार नहीं है, उनके निबंधों की विषय वस्तु ज्यादा लंबी नहीं है, बहुत ही छोटे छोटे आकार के हिसाब से अगर देखा जाए बहुत छोटे हैं और उनकी विषय वस्तु छोटी है। छोटे छोटे विचारों से एक दूसरे से वो जो है लड़ियों की तरह गुथे हुए विचार नजर आते हैं और संक्षिप्तता इनके निबंधों की बहुत ही महत्वपूर्ण जो गुण है। और संक्षिप्तता में छोटे छोटे भावों से, छोटी छोटी बातों से पाठक के हृदय पर, अंतर्मन पर ये प्रभाव छोड़ते हैं और पाठक को जिज्ञासा और कौतूहल से भरकर और कई सारे सवाल, जिस व्यवस्था पर भी ये व्यंग कर रहे हैं, जिस विषय पर भी अपनी बात निबंध के अंदर रख रहे हैं, उस निबंध के बारे में पाठक को सोचने पर मजबूर करते हैं। उन्होंने विषय का विस्तार न करके संक्षिप्तता को महत्व दिया है, जैसा कि संक्षिप्तता किसी भी निबंध की रोचकता का एक महत्वपूर्ण गुण होता है, ताकि वो रुचिकर लगे। लंबा और विस्तृत विषय वस्तु पाठक के लिए उबाऊ होती है, इसलिए संक्षिप्तता का
हरिशंकर परसई ने सदाचार का ताबीज और अपने अन्य निबंधों में ये ध्यान रखा है। आइए अगली विशेषता पर बात करते हैं, वो है प्रबंधात्मकता। प्रबंधात्मकता वैसे तो काव्य में, विशेषकर महाकाव्य या खंड काव्य में प्रबंध योजना का प्रयोग किया जाता है। उपन्यास में या कहानी में प्रबंध योजना लेकर साहित्यकार चलता है। लेकिन बहुत बार निबंधकार को किसी व्यक्ति के बारे में या ऐतिहासिक घटना के बारे में या किसी महान विचारक के बारे में जब कोई निबंध लिखना हो तो वो प्रबंध योजना के तहत चलता है। तो ये इन्होंने सदाचार का ताबीज एक भ्रष्टाचार के ऊपर केंद्रित करके लिखा है, लेकिन यहाँ पर प्रबंध योजना क्यों दिखाई पड़ती है कि जैसे हम सदाचार का ताबीज को पढ़ते हैं, सबसे पहले आता है कि राजा के पास बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। राजा के पास शिकायतें आई, यानी कि हुजूर के पास शिकायतें हैं। शिकायतें किसकी हैं? भ्रष्टाचार की। अब राजा किसको कहता है? दरबारियों को। दरबारियों की बैठक बुलाता है और दरबारी सलाह किसकी देते हैं? अगला जो प्रसंग आ जाता है वो विशेषज्ञों के बारे। अब विशेषज्ञों को बुलाकर विशेषज्ञों से एक रिपोर्ट बनाई जाती है, रिपोर्ट बनवाई जाती है और रिपोर्ट बनाकर फिर वो 2 महीने बाद राजा को सौंपी जाती है। एक के बाद एक घटना चल रही है। जैसे प्रबंध योजना में, उपन्यास में, कथा में एक कथा समाप्त हुई तो उससे अगले जुड़ती हुई जो है कथानक घटनाएं, एक घटना से अगली घटना जुड़ती चली जाती है। और उसके बाद विशेषज्ञ अपनी रिपोर्ट देते हैं, बताते हैं कि भ्रष्टाचार क्या है क्या नहीं। उसके बाद राजा रिपोर्ट को देखकर वो चिंतित पड़ जाता है और वो बीमार हो जाता है। फिर उसके बाद दरबारी उसको नई सलाह, ऐसी रिपोर्ट का करना भी क्या जिसमें हुजूर की नींद हराम कर दी, इसलिए वो रिपोर्ट को खारिज कर देते हैं। फिर जो है दरबारी नई सलाह देते हैं, वो साधु को बुलाया जाए कि ये ऐसे ताबीज बनाता है सदाचार के, यानी कि ताबीज को बांधकर कोई हर व्यक्ति जो है सदाचारी हो जाएगा, वो रिश्वतखोर या भ्रष्टाचारी नहीं रहेगा। और उसके बाद साधु को जो है ठेका दे दिया जाता है, टेंडर दे दिया जाता है, ताबीज बनाता है। और उसके बाद राजा भेष बदलकर एक कर्मचारी के पास ताबीज की जांच पड़ताल करता है कि ताबीज काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस प्रकार ये एक घटना दूसरी घटना से जुड़ी हुई है और पूरा जो उनका जो विचार था, जिस विषय पर वो भ्रष्टाचार के ऊपर कहना चाहते थे काल्पनिक राज्य में, एक घटना के बाद दूसरी घटना जुड़ी हुई दिखाई देती है। तो ये जैसे उपन्यास, कहानी और महाकाव्य में प्रबंध योजना होती है, उसी प्रबंध योजना का निर्वहन हरिशंकर परसई ने अपने निबंध सदाचार का ताबीज में किया है। तो यहाँ प्रबंध योजना से हरिशंकर परसई अपने निबंध में चले हैं। उसके बाद बात करते हैं व्यक्तिकता। व्यक्तिकता कोई भी निबंधकार होता है किसी न किसी विषय पर, निबंधों में विषय प्रधान होता है, विषय प्रमुख होता है, लेकिन विषय का चुनाव करता कौन है? विषय का चुनाव करता है स्वयं निबंधकार ही। निबंधकार का सब व्यक्तित्व होता है, जो सब अध्ययन होता है, सब ज्ञान होता है, या उनके सब अनुभव होते हैं। उन्हीं विषयों को वो अपने निबंध के लिए विषय वस्तु के रूप में चुनता है और वो उसके निजी विचार होते हैं, सब अनुभव होते हैं, सब विचार होते हैं, सब अध्ययन होता है। इसलिए जो सब है उसका सब कुछ, और सब में उसका व्यक्तिकता या व्यष्टि भाव या व्यक्तिगत भाव अलग नहीं किया जा सकता। बहुत सारे विद्वान ये कहते हैं कि विषय अलग है और व्यक्तिकता अलग है। कई निबंधकार व्यक्तिकता और विषय को अलग करके अवश्य चले हैं, लेकिन ये बहुत ही मतलब इतना अलग से कार्य है कि इसमें बहुत निपुणता की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन चाहे कोई निबंधकार कितना ही निपुण निबंधकार हो, लेकिन विषय और व्यक्तिकता इनको अलग करके देखना ये कोई आसान कार्य नहीं है, क्योंकि व्यक्ति या निबंधकार जो अनुभव करता है वही अनुभव या जो उसके विचार होते हैं, जो उसका बौद्धिक स्तर होता है, जो उसका आधुनिक बोध होता है, वही अपने विषय के साथ वो लेकर चलता है और उस आधुनिक बोध के साथ साथ चलता है। जब एक व्यक्ति का आधुनिक बोध विषय के साथ साथ चल रहा है तो उसकी व्यक्तिकता को अलग नहीं किया जा सकता। और एक निबंध के विषय में ये कहते हैं कि मैं इसलिए लिखता हूं ताकि व्यक्ति समाज इससे जो है वो सब अध्ययन करें और सब का जो है मतलब अपने आप का पश्चाताप वो उसका विश्लेषण करें
और वो न्याय संगत बने, ऐसी मेरी जिज्ञासा है। इस प्रकार जो है वो अपनी व्यक्तिकता को प्रकट करता है, कि वो बता उसमें उद्देश्य रहा है हरिशंकर परसाई, लेकिन उसमें भी उनकी व्यक्तिकता है। और बहुत बार हम निबंधकारों को देखते हैं कि निबंधकार स्वयं ही एक पात्र के रूप में बहुत बार उसमें दिखाई पड़ता है, जिसको आत्मकथात्मक शैली कहते हैं। लेकिन यहाँ पर उस आत्मकथात्मक शैली में तो होता ही पूरी तरह से व्यक्तिकता है, लेकिन यहाँ पर हरिशंकर परसाई जो है अपने निबंधों में व्यक्तिकता अलग से दिखाई पड़ती है। वो जिस प्रकार अन्य निबंधकार हैं, विषय और व्यक्तिकता एक साथ जुड़े होते हैं, लेकिन बहुत बार व्यक्तिकता अलग से दिखाई पड़ जाती है। ये गुण हरिशंकर परसाई में भी दिखाई पड़ता है। उसके बाद है संवाद योजना। संवाद योजना का प्रयोग नाटकों में किया जाता है। बहुत बार उपन्यास और कहानियों में भी कथानक को गति प्रदान करने के लिए, पात्रों के चारित्रिक विकास को दिखाने के लिए संवाद योजना का सहारा लिया जाता है। लेकिन निबंधों में संवाद योजना एक अलग ही प्रकार की बात दिखाई पड़ती है, क्योंकि निबंधों में जब निबंधकार को किसी व्यक्ति, व्यवस्था या किसी संस्था पर या किसी सामाजिक या धार्मिक विसंगति पर जब तीखे और करारे बाण चलाने पड़ते हैं व्यंग के, तो वहां वो बड़े संभल के वो व्यंग के बाण चलाता है। और ऐसे में जो परवर्णन के जो भी प्रसंग आते हैं, वहां वो काल्पनिक पात्रों का, काल्पनिक प्रवेश का, जिस प्रकार सदाचार के ताबीज में काल्पनिक राज्य का सहारा लिया गया, तो ऐसे में उसको संवाद योजना का, ताकि विभिन्न काल्पनिक पात्रों के माध्यम से वो सारी बात चतुराई से कहला देता है और पाठक वर्ग जो है सारी बात समझ जाता है, और ना ही किसी प्रकार की जो है ये रहती कि कोई निबंधकार के ऊपर कोई आक्षेप या आरोप प्रत्यारोप लगाए। लेकिन ये जो बुद्धि चातुर्य होता है किसी भी निबंधकार का या साहित्यकार का, वो बुद्धि चातुर्य हरिशंकर परसाई ने अपनी संवाद योजना में दिखाया। और उनकी संवाद योजना एक है, जब विशेषज्ञ रिपोर्ट सबमिट करें कि हुजूर भ्रष्टाचार तो है, ये बड़ा सूक्ष्म है, अगोचर है और बड़ा ही महीन है, ये सर्वत्र है, इसको नग्न आंख से नहीं देखा जाता। फिर राजा कहता है, अच्छा सूक्ष्म है, अगोचर है, सर्वत्र है, ये तो सारे गुण ईश्वरीय गुण है कि हाँ महाराज, भ्रष्टाचार ही ईश्वर हो गया। फिर एक दरबारी कहता है कि दिखाइए, हम तो देखें कि कहां कहां है भ्रष्टाचार। फिर विशेषज्ञ कहते हैं कि भ्रष्टाचार सर्वत्र है, यहां है, वहां है, राजा के सिंहासन में है। और राजा एकदम उछलकर कूद पड़ता है कि सिंहासन में भ्रष्टाचार। इस प्रकार जो छोटे छोटे चुटकीले संवादों के माध्यम से जितना भी इनका व्यंग्यात्मक निबंध की कथा वस्तु है या कथानक है, उसको आगे हरिशंकर परसाई ने बढ़ाया है। तो संवाद योजना उनके निबंधों की एक अहम जो है तत्व या एक विशेषता नजर आती है। उसके बाद है भाषा शैली। हरिशंकर परसाई जो है तत्सम प्रधान और शुद्ध साहित्यिक हिंदी के पक्षधर साहित्यकार या निबंधकार के रूप में हमें नजर आते हैं। तो सदाचार का तबीज में भी इन्होंने तत्सम प्रधान शब्दावली और शुद्ध साहित्यिक हिंदी का प्रयोग किया है, और भावानुकूल और अवसरानुकूल विषय वस्तु के साथ न्याय करते हुए इन्होंने उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया। और व्यंग्य को और प्रभावी बनाने के लिए उन्होंने लोकोक्ति और मुहावरों का भी प्रयोग अपने निबंधों में किया है। और शैली की अगर बात करें तो हरिशंकर परसाई ने चाहे सदाचार का तबीज हो या उनके अन्य निबंध हो, तो वो वर्णात्मक शैली के साथ विश्लेषणात्मक शैली लेकर चले। और प्रस्तुत निबंध जो हरिशंकर परसाई द्वारा जो रचित है सदाचार का ताबीज, इसमें संवादात्मक शैली का प्रयोग भी इन्होंने अच्छी प्रकार से किया है। इस प्रकार इस व्याख्यान के माध्यम से हम हरिशंकर परसाई की निबंध कला या सदाचार का ताबीज की निबंध कला को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।